जब धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं लगी होती है और इस वक्त दिल्ली से लेकर नागपुर तक जो सियासी धुआं उठ रहा वो इशारा कर रहा है एक बहुत बड़ी राजनीतिक बगावत की ओर। क्या आरएसएस ने तय कर दी है पीएम मोदी की राजनीतिक विदाई की तारीख? उपराष्ट्रपति का संसद में दिया गया वो एक बयान जो आदेश था सीधे संघ का, और वो रिपोर्ट जिसने खोल दी 557 करोड़ की विदेश यात्राओं की परत। आज इतिहास के उस मोड़ की पूरी कहानी समझिए जहां से बीजेपी का अपना कोर वोटर भी अब मोदी शाह के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। जी हां, सोमवार से गुरुवार के बीच आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसे लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों को जोड़ तोड़कर एनडीए की संख्या बल 292 से बढ़ाकर 318 तक पहुंचा दी गई, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि 2029 तक का यह सफर मोदी शाह की जोड़ी के लिए आसान नहीं दिख रहा। स्क्रीन पर जो खबरें आप देख रहे हैं, 12 साल तक वक्त सत्ता के आगे शांत रहने वाले मीडिया और प्रमुख समाचार पत्रों में अब ऐसी खबरें सुर्खियां बन रही हैं जो सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे। संसद से लेकर सड़क तक और संघ मुख्यालय से लेकर बीजेपी के अंदरूनी खेमे तक यह सुगबुगाहट आखिर किस ओर इशारा कर रही है? इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी को लेकर बयानों का दौर गर्म है। संसद में उनकी गैर मौजूदगी पर जब विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी किरण रिजिजू से स्पष्ट कहा, विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचा दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक सभापति का संदेश नहीं है बल्कि संघ का सीधा निर्देश था। सीपी राधाकृष्णन संघ की विचारधारा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। जो क्या आरएसएस अब सीधे तौर पर गुजरात लॉबी को अपने रडार पर ले चुका है? क्या संगठन के भीतर शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर असंतोष गहरा रहा है? हाल ही में इंडिया एक्सप्रेस में छपी एक खबर ने देश भर में तहलका मचा दिया। खबर के मुताबिक सरकार पर ऐसे कानून या नीतिगत बदलाव की तैयारियां में है जिसमें भविष्य में यूपीआई और रुपए ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का रास्ता खुल सकता है। यदि आप किसी दुकान पर 1000 का डिजिटल पेमेंट करते हैं और उस पर मान लीजिए 0.5% या कुछ एमडीआर लगता है तो पेमेंट इकोसिस्टम के रखरखाव के नाम पर शुल्क कटेगा। कहने को तो यह शुल्क व्यापारी से लिया जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी अंतिम मार उपभोक्ता यानी आम जनता की जेब पर ही पड़ेगा। जी हाँ, 1 जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपए कार्ड पर 0 एमडीआर लागू था। पहले देश की जनता को कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया के नाम पर मुफ्त सुविधाओं का आदी बनाया गया। ठीक वैसे ही जैसे रिलायंस जियो ने शुरुआत में मुफ्त इंटरनेट और सस्ते फोन देकर पूरे मार्केट पर पकड़ बनाई और बाद में रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए गए। अब जब देश की बड़ी आबादी डिजिटल पेमेंट पर निर्भर हो चुकी है तो क्या इसे राजस्व और मुनाफे का जरिया बनाया जा रहा है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। इस पूरी कवायद को अमेरिका व्यापार नीतियां और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा। मार्च 2026 की यूएस ट्रेड पॉलिसी रिपोर्ट में भारत की डिजिटल पेमेंट पॉलिसी को अमेरिकी वित्तीय दिग्गज कंपनियों जैसे वीजा और मास्टर कार्ड के लिए चिंता का विषय बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का अपना यूपीआई सिस्टम अमेरिकी कार्ड नेटवर्क कंपनियों के अरबों डॉलर के कमीशन के धंधे को नुकसान पहुंचा रहा था। यदि भारत का अपना यूपीआई ना होता तो देश की जनता अमेरिकी कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भर होती और उसका सीधा फायदा अमेरिका को ही मिलता। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विदेशी व्यापार समझौते और अमेरिकी दबाव के कारण भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता और आम नागरिकों के हितों से समझौता करने पर मजबूर हो रहा है? क्या सत्ता में बैठे लोग अमेरिकी आर्थिक हितों को साधने के लिए देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने की ओर बढ़ रहे हैं? मीडिया में सामने आई एक और रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 557 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक तरफ हमको और आपको बचत और सादगी का उपदेश दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरों पर
सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। आलोचकों और विपक्षी दलों का आरोप है कि इन भारी भरकम विदेशी यात्राओं का असली फायदा देश के 140 करोड़ नागरिकों के बजाय कुछ गिने चुने बड़े उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों को मिल रहा है। जब इस तरह के आंकड़े प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि हवा का रुख बदल चुका है। मोदी शाह की जोड़ी के लिए आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, जिसके कारण जेंजी की नाराजगी 14 से 28 वर्ष के लगभग 45 से 55 करोड़ युवा अब बेरोजगारी और नीतियों के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। या युवा वोट बैंक सत्ताधारी दल के खिलाफ गोलबंद हो रहा है। बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों के साथ साथ उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक के आंतरिक सर्वे या संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी का पारंपरिक और कोर अपर कास्ट वोटर भी पहली बार नाराज होकर विकल्प तलाश रहा है। यदि आगामी महीने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का राजनीतिक समीकरण बिगड़ता है तो पार्टी के भीतर उठ रहा असंतोष का धुआं खुली बगावत की आग में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया संदेश, मीडिया का अचानक हमलावर रुख और बीजेपी के भीतर से उठते विरोध के स्वर, ये सभी घटनाएं केवल इत्तेफाक नहीं हो सकती। आरएसएस अपनी विचारधारा और जनाधार को बचाने के लिए गुजरात लॉबी के वर्चस्व को चुनौती देता दिख रहा है। क्या यह सचमुच मोदी शाह के दौरे के अवसान की शुरुआत है? क्या बीजेपी के भीतर एक नए नेतृत्व की नींव रखी जा रही है? इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।